Is the second lecture of features of the Indian Constitution of PW Notes. So स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एलियन फॉरेन बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, एलियन फॉरेन मतलब विदेशी कॉन्स्टिट्यूशन है। और जो कुछ स्कॉलर्स थे वो लोगों ने इसे बोला बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत ही कंट्रीज से उनके प्रिंसिपल्स को लेकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया एंड देन हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ। और इन लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि इट इज़ ए लैक ऑफ इंडिजिनियस ट्रेडिशन, मतलब इसमें स्वदेशी कुछ नहीं है। एंड बैग ऑफ बोरोइंग भी लोगों ने बोला था। और एक स्कॉलर्स थे आइवोर जेनिंग्स, उन्होंने टर्म दिया बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। अब बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन का पहला कॉपी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो भी हम 2/3 जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है वो हम लोगों का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है और उसको हम लोग बोलते हैं कार्बन कॉपी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एंड सेकेंड यूके ऑन इंडियन, जैसे में एक की हनुमथिया है, एक स्कॉलर है जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर रह चुके हैं। वो चाहते थे कि ये गांधीयन थॉट पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस रहे, लेकिन उसको उन्होंने इसे नाम दिया वेस्टर्न म्यूजिक, क्योंकि इसमें कोई भी स्वदेशी नहीं था तो उन्होंने इसे नाम दिया वेस्टर्न म्यूजिक। और ये देखिए आई गया ऑन गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन। The Indian Constitution, in the opinion of its critics, is un-Gandhian because it does not reflect the belief and idea of महात्मा गांधी, the farmer of Indian nation। जैसा कि शुरुआती दौर में महात्मा गांधी के जो भी बिलीफ थे या आइडिया थे उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं दर्शाया, तो ये अन-गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन इसे लोग क्रिटिसाइज किए। The scholars believe that village panchayat and district panchayat should have been foundation upon the constitution had been established। जो स्कॉलर्स थे वो बिलीव करते थे कि जो भी विलेज पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत को भी इसमें फाउंड करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन वो बाद में फिर 73rd एंड 74th अमेंडमेंट हुआ, तो उसके बाद हमारे 3 टायर गवर्नमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आ चुका था। और जो एस.एन. अग्रवाल थे वो एक बुक पब्लिश करते हैं द गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया, जहाँ पर उन्होंने बोला है द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज ड्रॉन अप फॉर इंडिया मस्ट बी आइडियली बी बेस्ड ऑन इंडिजिनियस कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशन, और ट्रेडिशन विच इज बिलीव्ड एग्जिस्टेड इन एंशियंट टाइम्स। जो भी हमारा ट्रेडिशन था एंशियंट टाइम्स में, वैदिक पीरियड में, उसको भी झलक देना चाहिए था कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा एस.एन. अग्रवाल बोलते हैं 1946 में, 1946 में। सेकंड इंडिजिनियस मतलब स्वदेशी। बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, जैसे कि मैं एक हो गया अमर्त्य सेन, वो कहते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिजिनियस है, इसमें इंडिजिनियस टर्म भी यूज किए गए हैं। वो अपने एक बुक लिखते हैं जिसका नाम है आर्गुमेंटिव इंडियन, और उसमें अपना कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी देते हैं जो कि हमारे भारत में बहुत ही अच्छे से लागू होता है। एंड जो हमारे जो भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसमें लोकसभा एंड राज्यसभा, जो ये सभा वर्ड है वो वैदिक पीरियड में सभा और समिति होता था, तो वहाँ से लिया गया है। तो उनका ये कहना था कि जो इंडिजिनियस वर्ड है वो इंडिजिनियस टर्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस्तेमाल किए गए हैं। अब देखिए अमर्त्य सेन बोलते क्या हैं, वो अपने बुक में बोलते हैं द आइडियल ऑफ जस्टिस, उनका एक बुक है उसमें डेमोक्रेसी को मेंशन करते हैं और कहते हैं कि ये जो डेमोक्रेसी है ये आइडिया तो वेस्टर्न इंडिया का, लेकिन ये फाउंड होता है इंडिया में, चाइना में और जापान में। द मोस्ट एसेंशियल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी आर इंपॉर्टेंट डिसीजन आर मेड थ्रू द डिबेट्स एंड डिस्कशन इन इंडिया। जो भी डेमोक्रेसी में जो पार्लियामेंट में हमारे रिप्रेजेंटेटिव चुना कर जाते हैं, फिर वहाँ पर डिसीजन लेते हैं, डेलिब्रेटिव डिसीजन करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो निष्कर्ष पे आते हैं, डिबेट करते हैं। और इसी के तरह जो मगध हमारा एम्पायर था वहाँ भी डिस्कस होता था असेंबली में, तब कुछ भी डिस्कशन लेते थे, तो वो इसको नाम दिए 3D, दैट इज डिबेट, डिस्कशन एंड थर्ड इज
डिसीजंस। द बुक कोलेशन ईयर्स, श्री प्रणब मुखर्जी जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर है, उनका बुक था कोलेशन ईयर्स, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जैसे कि हमने बोला, प्रणब मुखर्जी जो एक्स हमारे प्रेसिडेंट थे भारत के, उन्होंने मेंशन किया था 3D, डैट इज डिस्कशन, डिबेट एंड डिसीजंस, जो कि हमारे अभी डेमोक्रेसी में इन्हीं पर आधारित है। जो कि असेंबली में कोई इलेक्ट होकर गया, वहाँ डिस्कशन किया, उस मुद्दे पर, उस प्रिंसिपल पर डिबेट किया एंड देन डिसीजन लेता है। देयर इज 1D, डैट इज डिसरप्शन, डैट हिंडेड द डेली पार्लियामेंट्री प्रोसेस इन प्रेजेंट डे। डिसरप्शन, जैसे में किसी पर डिबेट हो रहा है तो किसी ने उसके अगेंस्ट बोला, फिर उस पर डिसरप्ट करता है तो वो तो रुक गया, तो यही बोलते हैं कि एक और डी है जिसका नाम है डिसरप्शन। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर, डैट इज कॉस्मोपॉलिटियन। जो कॉस्मोपॉलिटियन वर्ड है ये बहुत ही न्यूएस्ट वर्ड है, और इस वर्ड को अगर आप अपने नोटबुक में मेंशन करेंगे तो नंबर बहुत अच्छे आप लोगों के आएंगे। तो एक स्कॉलर थे अलेक्जेंडर सोमेक, वो यूज करते हैं कॉस्मोपॉलिटियन कॉन्स्टिट्यूशन। The Cosmopolitan Constitution is a name for a certain type of national constitution. It has emerged mostly but not exclusively on the European continent over the course of the second half of the 20th century. जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेस्ड है क्या चीज़ पर? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। और ये जो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी वो कहाँ से लिया गया है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। तो और एक हमारे भारत के 2 स्कॉलर्स हैं जिनका नाम है माधव खोसला एंड पीबी मेहता। वो बोलते हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक कॉस्मोपॉलिटन कॉन्स्टिट्यूशन, डैट मीन्स ये ऑल ओवर द सर्वोच्च है, मतलब पूरे वर्ल्ड से, और इसका अपना भी इसमें टर्म है। एलियन तो सिर्फ फॉरेन हो गया, इंडिजिनियस मतलब सिर्फ स्वदेशी हो गया, लेकिन कॉस्मोपॉलिटन मतलब स्वदेश मतलब अपने देश में का भी और बाहरी देश में का भी। तो हम लोग आते हैं टर्म फेडरलिज्म पर। या द एक्टिविटी ऑफ गवर्नमेंट इज टू गवर्न द सोसाइटी थ्रू वेरियस इंस्टीट्यूशन। जो हमारे गवर्नमेंट की एक्टिविटी होता है वो गवर्न करता है सोसाइटी को थ्रू वेरियस इंस्टीट्यूशन। वैसे आप लोग जानते हो कि गवर्नमेंट हमारा 3 विभागों में बटा हुआ है, दैट मीन्स लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जहाँ लॉ बनते हैं उसको लेजिस्लेचर कहते हैं, जहाँ वो लॉ इम्प्लीमेंट होता है उसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं, और जहाँ कोई भी डिस्प्यूट को रिड्रेसल होता है, रिड्रेस करता है, तो उसको बोलते हैं जुडिशरी। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट विथ रिस्पेक्ट टू पावर। कितने टाइप के गवर्नमेंट है पावर के रिस्पेक्ट? देखो, पहले यूनिटरी हो जाएगा, यूनिटरी गवर्नमेंट, सेकंड फेडरल गवर्नमेंट एंड थर्ड इज कॉन्फेडरल गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट में जो पावर है वो सिर्फ हेल्ड होगा नेशन के हाथ में, सिर्फ 1 सेंटर रहेगा, और जो पावर है वो सेंटर के हाथ में रहेगा, और जो भी प्रोविंशियल स्टेट रीजन रहेंगे वो सब ऑर्डिनेट रहेंगे। फेडरल में जैसे पावर रिसाइड इन 2 सेंटर्स, डैट इज इन सेंट्रल लेवल एंड इन प्रोविंशियल स्टेट, दोनों में पावर बटे रहेंगे, को इक्वल स्टेटस मिला रहेगा। और कॉन्फेडरल में डैट मीन्स मल्टी लेवल, डैट मीन्स जो प्रोविंशियल लेवल है वो सुपीरियर रहेगा नेशन लेवल से। डैट इज पास्ट, हम लोग का एग्जाम्पल हो जाएगा पास्ट USSR, यूनाइटेड यूरोपियन यूनियन और पास्ट वेस्ट इंडीज, इनका एग्जाम्पल हो जाएगा कॉन्फेडरल गवर्नमेंट का। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट विथ रिस्पेक्ट टू नेचर ऑफ एग्जीक्यूटिव्स के नेचर से कितने टाइप के गवर्नमेंट होते हैं? डेट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा बनते हैं, तो इसलिए उसको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, प्रेसिडेंट इलेक्टेड होते हैं पीपल के द्वारा, और उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, तो अपॉइंट करता है, डैट मीन्स वो प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। इंडिया एज ए फेडरल गवर्नमेंट। देखो, किसी भी गवर्नमेंट को फेडरल होने के लिए 5 तरह के शर्त मंजूर होना चाहिए, आई मीन 5 प्रिंसिपल होना चाहिए फेडरल गवर्नमेंट। पहला डिवीजन ऑफ पावर, दूसरा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, तीसरा
तीसरा फेयर एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी होना चाहिए। एंड फोर्थ इज उसका डुअल आइडेंटिटी होना चाहिए। जैसे कि हम लोग भारत में डुअल आइडेंटिटी है, लेकिन लोग कहते हैं डुअल सिटीजनशिप लाइक USA। जैसे भारत में हमारा डुअल आइडेंटिटी हो गया, जैसे कि हम बिहारी हैं तो हम तो बिहार से बिलोंग करते हैं, ये मेरा पहला आइडेंटिटी। एंड सेकंड आइडेंटिटी दैट इज इंडियन, तो ये हमारा डुअल आइडेंटिटी हो गया। एंड फिफ्थ इज कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी, ये आपको नया वर्ड मिला होगा कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी। कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी मीन्स जो हमारा पार्लियामेंट है और जो स्टेट है वो कोऑर्डिनेट करके एक एजेंसी थ्रू बनाकर लोगों को सर्व करें। जैसे कि इसका एग्जांपल हो जाएगा सेंटर स्टेट रिलेशन, दैट इज 280 आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन। एंड दूसरा इंटर स्टेट काउंसिल जो कि आर्टिकल 263 के में आता है, कोऑपरेटिव फेडरेशन ना या। With the establishment of cooperative agency, it laid the foundation of administrative cooperation. Gradually, Austin referred to this unique feature of Indian federalism as cooperative federalism. जैसे कि वहाँ पे हम लोग कंटेम्पोरेरी रखते हैं US को, वहाँ पे फेडरेशन जैसे है, वहाँ नेशन अलग है, स्टेट अलग है और सिटीजनशिप दोनों का अलग है। हमारे यहाँ सिटीजनशिप एक है लेकिन आइडेंटिटी दो है, जैसे में एक रीजनल आइडेंटिटी होगी, एक नेशनल आइडेंटिटी हो गया। तो इसी को देखकर और कोऑपरेटिव जो इंटर स्टेट काउंसिल हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, इंटर स्टेट काउंसिल दैट मीन्स स्टेट अगर कुछ बोले कि राज्यसभा को डिसमिस करना है तो 2 और 3 स्टेट मिलकर पार्लियामेंट को सजेस्ट कर सकते हैं, रिकमेंड करेंगे तो वो पार्लियामेंट नया राज्यसभा डेवलप कर सकता है या लेजिस्लेटिव काउंसिल बना सकता है एज अ रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट्स। एंड जैसे कि हो गया आपको जो स्टेट लॉ बनाएंगे वो किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, हमारे भारत में पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग, पार्लियामेंट के लॉ के अनुसार हमारी जो स्टेट है वो उस पर लॉ बनाकर फिर उसको एग्जीक्यूट करके हमारे सोसाइटी को डिपॉजिट करेंगे। जैसे कि डिवीजन ऑफ पावर है, डिवीजन ऑफ पावर तो इसमें आ जाता है हम जैसे कि आर्टिकल 245 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्लियामेंट मेक लॉ फॉर होल ऑफ द कंट्री। ओके, जो पार्लियामेंट आर्टिकल 245 के सहारे जो पार्लियामेंट जो पूरे कंट्री के टेरिटोरी पे है उस पर लॉ बना सकती है, लेकिन जो स्टेट है वो अपने जो टेरिटोरी लेजिस्लेचर है उस पर कानून बनाएंगी, उसको कहते हैं डिवीजन ऑफ पावर। हमारे भारत में वहाँ डिवीजन ऑफ पावर अलग है, जैसे उनका स्पेसिफिक हो गया नेशनल पावर एंड प्रोविंशियल पावर, लेकिन हमारा कंबाइंड है। पार्लियामेंट चाहे तो पूरे होल कंट्री के लिए एक लॉ बना सकती है और जो स्टेट लॉ बनाएगी वो सिर्फ उसकी अपने टेरिटोरी में इम्प्लीमेंट होगा। दूसरा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, आपको तो पता ही है कि हमारा सबसे वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें 395 आर्टिकल्स है, 22 पार्ट्स थे, अब 25 हो चुके हैं, पहले 8 शेड्यूल थे अब 12 शेड्यूल हो चुके हैं। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंशिएसेस, रिटन कोडिफाइड होता है, कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो अनकोडिफाइड होता है, इसमें सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट होता है रिटन में, और अनरिटन में वो डिफरेंट डॉक्यूमेंट, कितने भी डॉक्यूमेंट हो सकते हैं ये, इसमें कोई भी कस्टम्स रिचुअल्स कन्वेंशंस नहीं रहते हैं, नेग्लिजिएबल प्लेस ऑफ कस्टम्स कन्वेंशंस, बट इन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन customs and conventions. Unwritten constitution based on custom and convention, and written constitution, in written constitution there is a negligible place of customs and convention. एंड फेयर एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो इंडिपेंडेंट है, इंटीग्रेटेड है। अगर कोई भी लॉ ऑन कॉन्स्टिट्यूशन बनता है पार्लियामेंट से तो उसका रिव्यू करने का पावर किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास, या हाई कोर्ट के पास भी अगर कोई भी स्टेट लेजिस्लेशन में कुछ बनता है तो उसको रिव्यू कर सकता है। तो ये हमारा इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है। तो ये हमारा हुआ फेडरल कैरेक्टर का फंक्शंस। तो यहाँ पर हम लोग अपना आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। थैंक यू।